We are learning this morning that it could be weeks before that giant ship wedged sideways in the Suez Canal will be moved. Weeks. It got stuck on Tuesday, got blown into the shore by high winds and a dust storm, and now it's going nowhere. This is the Ever Given, and they're trying to figure out ways to refloat it, John. They're trying to figure out ways to get it unstuck, and they are really having a problem. This is, Heather, an enormous vessel. It is one of the biggest in the world. It is 400 meters long, the Suez Canal 200 meters wide, which, if you can imagine, as long as it keeps going straight down the middle, things are fine. Starts canting in the wrong direction, and there is what you have it, run aground effectively. 9 tugs, they've got the high hose going, they got the front end loaders going. They are now dredging 16 meters down. Dredging and tugging is what they're calling it in terms of the process that's underway. Give you an idea of the size of it compared to, say, a landmark that most Canadians might be able to understand. There it is there. If you put the Ever Given on its end, next to the CN Tower, it would be, there it is, on the equivalent of the 360 restaurant that is there on the CN Tower. So that vessel is huge. It would weigh as much as 50,000 elephants. There are 20... नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर की कुल लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 16.5 मीटर है। 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में नहर बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ और 69 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। मतलब कि 10 साल में नहर बनने का कार्य लगभग पूरा हो गया। नहर बनने पर बड़े बड़े शिप पूर्वी एशिया से यूरोप की तरफ और यूरोप के शिप पूर्वी एशिया की तरफ जाने लगे। इनके मध्य व्यापार बढ़ने लगा क्योंकि अब एक दूसरे के पास जाने में इनके समय ज़्यादा खर्च नहीं होता था। मतलब नहर बन जाने पर इनका समय में बहुत बचत होती थी। दोस्तों, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। यह एशिया को यूरोप से जोड़ती है, इसलिए इस नहर की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले नहर का स्वामित्व स्वेज कनाल कंपनी का था, जिसमें से आधे शेयर तो फ्रांस के थे और आधे बाकी में तुर्क, मिस्र और अन्य अरब देश आते थे। 1951 में मिस्र ने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। फलस्वरूप 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस पर संपूर्ण स्वामित्व अब मिस्र के पास है। दोस्तों, स्वेज नहर बनने से पहले यानी 1869 से पहले अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश की बात करें कि वहाँ से अगर एक शिप मुंबई के लिए निकलता है तो उसे मोरक्को से निकलने के बाद अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब कि मोरक्को से निकलने के बाद ये साउथ अफ्रीका का यहाँ आएगा, यहाँ से मडगास्कर के पास होते हुए सोमालिया के पास होते हुए अरब सी में आके मुंबई बंदरगाह तक पहुँचेगा। मतलब कि इसके समय में काफ़ी बढ़ोतरी, उसके समय के साथ ईंधन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अगर वही बात करें हम स्वेज नहर के थ्रू जाने की यानी 1869 के बाद में, तो शिप मोरक्को से निकलकर पुर्तगाल के पास होता हुआ भूमध्य सागर में आएगा। उसके बाद में स्वेज नहर को पार करता हुआ ये रेड सी में चला जाएगा। उसके बाद गल्फ ऑफ अडान में जाके ये अरब सागर में आ जाएगा और उसके बाद आसानी से मुंबई बंदरगाह पे आ जाएगा। मतलब कि उसके ईंधन और समय में काफ़ी कमी हो जाती है, इसलिए स्वेज नहर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, विश्व का लगभग 10% व्यापार इसी नहर के थ्रू होता है। स्वेज नहर पार करने में एक शिप को पहले लगभग 36 घंटे लगते थे, लेकिन अब 12 से 16 घंटे लगते हैं। नहर में एक शिप दूसरे शिप से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर रहते हैं ताकि इनमें आपस में कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। और शिप की स्पीड लगभग 11 से 16 किलोमीटर पर आ रहती है। दोस्तों, केवल यह सुविधा पहले दिन में उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में दिन रात 24 घंटे ये शिप नहर अपना काम कर रही है। नहर बन जाने के कारण दूरी काफ़ी कम हो जाती है। जैसे लिवरपूल से मुंबई आने में 7,500 किलोमीटर और न्यूयॉर्क से मुंबई आने में 4500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। नहर बन जाने के कारण अब यूरोप से एशिया में पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। अनेक देशों पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत
सुदूर देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई और इनका आपस में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सुएज नहर की भौगोलिक स्थिति, इसे कब और क्यों बनाया गया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आदि के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताई। सुएज नहर का खर्च पनामा नहर की तुलना में केवल 1/3 ही रहा, जबकि इसकी लंबाई पनामा नहर की लगभग दुगनी है। दोस्तों, एक दूसरा फैक्ट ये भी सामने आया कि सुएज नहर बनाने में जो श्रमिक काम करते थे उसमें लगभग 1,20,000 श्रमिक की मृत्यु हैजा के कारण उस समय हो गई थी। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।